नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आया हूं। साथियों, इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में। साथियों, आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी साथियों को इस वीडियो को पूरा देखना है। आपका एक भी फैक्ट मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। साथियों, शुरुआत करें हमारे कक्षा की। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लघु एवं कुटीर उद्योग, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, लघु उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है, महत्वपूर्ण जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उनके बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं साथियों, लघु एवं कुटीर उद्योग। देखिए साथियों, लघु उद्योग क्या होते हैं, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लघु उद्योग क्या होते हैं? छोटे पैमाने की औद्योगिक जो इकाइयां होती है, छोटे पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां होती है उनको हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे वे इकाइयां जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है वो हमारे लघु उद्योग कहलाते हैं। अब लघु उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग में कौन कौन से उद्योग, उनकी क्या परिभाषा होती है, मैं आपको बिल्कुल यही याद करवाने वाला हूं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए साथियों, लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम आया था, एमएसएमई अधिनियम। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एमएसएमई अधिनियम। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों? देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या है? एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, अर्थात माइक्रो का मतलब है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। और ये जो अधिनियम आया था साथियों 2 अक्टूबर 2006 को, कब आया था? 2 अक्टूबर 2006 को। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि जो एमएसएमई अधिनियम था वो कब आया था? तो कब आया था? 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, 2006 को आया था साथियों। तो इसमें क्या किया गया था, जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, इसकी परिभाषा दी गई थी। लेकिन साथियों, इस परिभाषा को आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो नई परिभाषा आई है, आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत योजना क्या आई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना, और जिसमें आप सभी को पता है ना 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था। उसमें क्या किया गया, इस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषाएं चेंज कर दी। अभी हम अगली स्लाइड में इन उद्योगों की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस एमएसएमई अधिनियम में क्या कहा गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एमएसएमई जो अधिनियम था साथियों 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। इसमें क्या किया गया, ये जो उद्योग शब्द है इसके स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है एमएसएमई अधिनियम में उद्योग के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो उद्यम शब्द परिभाषित किया गया था। दूसरा है जो मध्यम उद्योग था उसको पहली बार परिभाषित किया गया था। इससे पहले सूक्ष्म और लघु उद्योग को ही परिभाषित किया जाता था, लेकिन इसमें मध्यम उद्योग को भी परिभाषित किया गया। इसके तहत जो एमएसएमई उद्योग थे उनकी परिभाषा किस आधार पर दी गई थी? जो एमएसएमई अधिनियम था उसमें सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनकी परिभाषा किसके आधार पर दी गई थी? तो आप सभी साथी ध्यान रखें, एक तो विनिर्माण उद्योग और एक सेवा उद्योग, इन दो के आधार पर परिभाषा दी गई थी। विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या है, सेवा उद्योग का मतलब क्या है? साथियों, एमएसएमई जो अधिनियम था आपसे पूछा जा सकता है उसमें एमएसएमई उद्योग की परिभाषा किनके आधार पर दी गई थी? आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग। तो आपका जो जवाब होगा वो विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग। साथियों, विनिर्माण उद्योग क्या होता है? इसमें किसी चीज का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। नया उत्पादन करना, किसी चीज का निर्माण करना। देखिए, किसी वस्तु को निष्पादन व विनिर्माण में संलग्न जो उद्योग होते हैं वो विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं।
सेवा उद्योग सेवा प्रदान करने में सक्षम, अर्थात जो वस्तुओं के निष्पादन से अलग, वस्तुओं के उत्पादन से अलग, वो सेवा उत्पादन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, आप किसी टूर पर घूमने गए। कहाँ गए आप? टूर पर घूमने गए। अब जैसे आप टूर पे घूमने गए, आप वहां जाते हैं बड़े बड़े किले देखने, बड़ी बड़ी चीजें देखने, जैसे अजायब घर वगैरह, दर्शनीय स्थल। वहां पर किसी व्यक्ति को आप पैसे देते हैं, वो आपको उस महल के अंदर लेके जाता है, घुमा के लाता है, बताता है कि यहाँ ये राजा का महल है, यहाँ पर राजा खेला करते थे। तो वो जो सेवा दे रहा है आपको, वो सेवा उद्योग में आते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा किसी चीज को देखने के लिए, आप उनकी क्लासेस देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? आपके लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको कोई वस्तु थोड़ी दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग में आपको अंतर समझ में आया होगा। आइए साथियों चर्चा करते हैं अगली स्लाइड की। अब हम जो उद्योग की परिभाषा करेंगे वो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत करेंगे कि सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, मध्यम उद्योग क्या होते हैं। आप इस सारणी को देखकर बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं आपको अभी यहीं पर याद करवाने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से कि सूक्ष्म उद्योग में कितना निवेश है, कितना टर्नओवर है। इसके आधार पर देखिए साथियों, आपको दिखाई दे रही होगी आत्मनिर्भर भारत योजना पिछले लॉकडाउन में आई थी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसकी घोषणा कब की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना की 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर जो भारत योजना थी, इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें जो परिभाषा दी गई सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, कौन कौन से उद्योग होगी? सूक्ष्म उद्योग आपको दिखाई दे रहा होगा, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। इनकी परिभाषा जो दी गई थी किसके आधार पर दी गई? निवेश और टर्नओवर के आधार पर। आपको ध्यान रखना है साथियों, एमएसएमई अधिनियम के तहत जो परिभाषा दी गई थी सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग की, वो किसके आधार पर दी गई थी? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के आधार पर। और यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है किसके आधार पर दी गई है? निवेश के आधार पर और टर्नओवर के आधार पर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्योंकि लेटेस्ट मुद्दा है और आपसे लेटेस्ट मुद्दे परीक्षा में पूछे जाते हैं। निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषा दी गई थी। ठीक है साथियों, अब इसमें सूक्ष्म उद्योग कौन सा होगा? आपको निवेश और टर्नओवर याद नहीं रहता है तो आपको कैसे याद करना है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको नीट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नीट की एग्जाम होती है ना, नीट आत्मनिर्भर भारत योजना में क्या हुआ? नीट लागू कर दिया गया, अर्थात नी से निवेश और टे से टर्नओवर अर्थात सालाना आय। देखिए, सूक्ष्म उद्योग में आपका निवेश 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। वो जो उद्योग है जिनका निवेश 1 करोड़ है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ है, वो उद्योग आएंगे किसमें? सूक्ष्म उद्योग में। और लघु उद्योग में आपका 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक निवेश है और 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक आपकी सालाना आय है, टर्नओवर है। तो आपका जो उद्योग है लघु उद्योग में आएगा। मध्यम उद्योग में 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक और 50 करोड़ से 250 करोड़ तक आपका टर्नओवर होगा, तो वो आएंगे मध्यम उद्योग में। ये जो उद्योग है लघु उद्योग के प्रकार है तीनों ही। आप सभी साथ इस चीज को ध्यान रखें। अब आपको कैसे याद करना है कि सर हम इनको कैसे याद करें, तो आपको क्या करना है? देखिए, 2 लाइनें लिखनी है, 1, 10 और 50 और नीचे लिखना है 5, 50 और 250। 5, 50 और 250। मैं एक बार आप यहां पर आपके लिए ऊपर लिखता हूं साथियों, जिससे आपको समझ में आ सके। 1 मिनट साथियों, देखिए साथियों, आपको यहीं पर याद होने वाले हैं ये। सबसे पहले आपको 1, 10 और क्या करने हैं? 50 लिख लेने हैं। फिर आपको यहाँ पर लिखने हैं 5, 50 और 250। नीचे का जो टर्नओवर है, पहले देखिए यहाँ पर 1 को 10 से गुणा करिए, 10 फिर 50, 1, 10, 50 ऐसे याद रखने हैं। अर्थात आपका जो सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग है उनमें निवेश कितना होना चाहिए? सूक्ष्म में 1 करोड़, मध्यम में 1 से 10 तक और वो लघु में 1 से 10 तक और मध्यम में 10 से 50 तक। उसके बाद आपको टर्नओवर में 5 करोड़, तो सूक्ष्म उद्योग में 5 से 50 क्या करना है आपको? लघु उद्योग में, और 50 से 250 किसमें करना है? मध्यम उद्योग में। देखिए लास्ट के जो 2 हैं
5 से गुणा हो रहे हैं और ये भी 5 से हो रहे हैं और शुरू का है वो 10 से कर रहे हैं। पहला एक उद्योग है, देखिए पहला किससे हो रहे हैं 10 से गुणा हो रहे हैं, यहाँ पर 10 गुणा है और लास्ट में कितना गुणा है 5 गुणा है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा निवेश और टर्नओवर के आधार पर आत्मनिर्भर भारत योजना में दी गई साथियों, और MSME अधिनियम के तहत विनिर्माण क्षेत्र और सेवा उद्योग के आधार पर दी गई थी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में। देखिए साथियों, कुटीर उद्योग क्या होते हैं। सबसे पहले हम कुटीर उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुटीर उद्योग क्या होते हैं। पूर्णतया परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? पूर्णतया जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी सहायता से पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। साथियों इसमें क्या होते हैं, लगभग जो होते हैं पूर्णतया परिवार के सदस्य होते हैं। आंशिक रूप से अंशतः कोई एक दो सदस्य बाहर से हो सकते हैं। वैसे इस कुटीर उद्योग में पूरे जो लोग हैं उतने काम करने वाले वो परिवार के सदस्य होते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि पूर्णतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालिक या अंशकालिक जो व्यवसाय चलाया जाता है वो कौन सा होता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। तो आपका जवाब होगा कुटीर उद्योग साथियों। इसमें जो पूंजी का जो निवेश किया जाता है वो नाम मात्र का होता है। आपने भी देखा था लघु उद्योग जो था उसमें पूंजी निवेश किया जा रहा था, तो वो लघु उद्योग थे। यहाँ पर पूंजी निवेश नहीं किया जाता है, होता भी है तो नाम मात्र का पूंजी निवेश होता है। इसमें जो उत्पादन होता है प्राय हाथ से ही होता है, और जो लघु उद्योग होता है उसमें मशीनें काम करती है। दो भाग बताए गए इस उद्योग के, कुटीर उद्योग के, ग्रामीण कुटीर उद्योग और शहरी कुटीर उद्योग। आइए साथियों अब हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए साथियों, थेवा कला सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। थेवा कला आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा होगा। थेवा कला क्या होता है, इन सभी के फैक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। थेवा कला क्या होता है साथियों, जो हमारा क्या होता है आप सभी को देखिए स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। हरा जो कांच होता है उस पर सोने की कारीगरी करना। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हरा कांच है और इस पर ये सोने की जो कारीगरी की जा रही है ना, छोटी छोटी चित्र बनाए जा रहे हैं, ये होती है हमारी थेवा कला। आपसे प्रश्न यूं पूछा जाएगा, थेवा कला होती है हरे कांच पर सोने की कारीगरी करना। क्या होती है? हरा कांच है उस पर आप सोने की कारीगरी करते हैं, तो वो कौन सी कला है, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सी कला है, वो थेवा कला है। इसका जो थेवा कला है उसके लिए प्रसिद्ध कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। आपसे पूछा जा सकता है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो थेवा कला के लिए है। इसकी जो प्रवर्तक है, थेवा कला की जो प्रवर्तक है वो कौन है? थेवा कला के जो प्रवर्तक है साथियों, जनक है नाथू जी सोनी है प्रतापगढ़ के। इन सभी फैक्टों का आपको ध्यान रखना है। और इस थेवा कला के लिए 2015 में महेश सोनी जी को क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है साथियों? पद्मश्री मिल चुका है। आप सभी साथी इन फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट उद्योग है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वही आपको बताए जाएंगे। एक एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपको साथियों आशा करता हूँ थेवा कला समझ में आई होगी। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ना, हरा कांच है और इस पर सोने की चित्रकारी की गई है। देखिए साथियों, अगली है टेराकोटा कला। क्या है? टेराकोटा कला है। आप इसको टेरिकोट वाला कपड़ा मत समझना साथियों, ये अलग है टेराकोटा कला। क्या होती है टेराकोटा कला? टेराकोटा कला किसे कहते हैं साथियों? जो मिट्टी होती है उसको पका करके उसकी मूर्तियां व खिलौने बनाना। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये मिट्टी है, इसके क्या बनाए जा रहे हैं? खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, ये सब बनाए जाते हैं। पकी मिट्टी को पका करके बनाए जाते हैं, वो टेराकोटा कला कहलाती है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी लिख लीजिएगा साथियों। देखिए, मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां व खिलौना बनाना कौन सी कला है? टेराकोटा कला है। और इसका जो प्रसिद्ध केंद्र है, टेराकोटा कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है, मोलेला गांव है राजसमंद जिले का, मोलेला गांव राजसमंद जिले का, और एक है हरजी गांव जालोर जिले का। आप सभी साथी ध्यान रखें, मोलेला राजसमंद में गांव है और एक है आपका हरजी गांव जो कि कहाँ है? जालौर में है। ये दो टेराकोटा कला के प्रसिद्ध केंद्र हैं
और ये जो हरजी गांव जालोर है साथियों, यहाँ के क्या है, यहाँ पर देवताओं के घोड़े व मूर्तियां बनाई जाती है। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपसे पूछी जाए देवताओं के घोड़े एवं मूर्ति कहाँ बनाए जाते हैं, मिट्टी के टेराकोटा कला के, तो वो हरजी गांव जालोर में बनते हैं साथियों। दोनों प्रसिद्ध केंद्र है। और इसका जो आपको ध्यान रखना है, जो प्रसिद्ध कलाकार है मोलेला से आपको क्या रखना है, जैसे प्रसिद्ध केंद्र क्या है साथियों, मोलेला है, तो आपको पहला मोले लेना है। और इससे जो प्रसिद्ध केंद्र क्या है, मोहनलाल कुमार है। ठीक है साथियों, कौन है, मोहनलाल कुमार है। तो आशा करता हूँ आपको टेराकोटा कला समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही है तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक साथी इन वीडियोज का फायदा उठा सके साथियों। देखिए साथियों, अगली है ब्लू पोट्री। साथियों महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपसे पहले पूछे भी जा चुके हैं। ब्लू पोट्री क्या होती है? ब्लू पोट्री का मतलब होता है साथियों नीले मृदभांड। ब्लू का मतलब नीला, पोट्री की मतलब मृदभांड। देखिए क्या होती है साथियों ब्लू पोट्री, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन है उस पर नीले रंग की चित्रकारी करना। देखिए नीले रंग की चित्रकारी की गई है ना इस पर, और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है, तो ये होती है ब्लू पोट्री। अब ये कहाँ की प्रसिद्धि थी, इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ते हैं साथियों आप सभी को। देखिए ये जो ब्लू पोट्री थी ये कला है मूलतः कहाँ की थी, मूलतः ये कला पर्सिया ईरान की कला। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों जो ब्लू पोट्री कला है वो कहाँ की कला थी मूलतः, तो ये पर्सिया ईरान की कला थी। क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, वो कौन सी है, ब्लू पोट्री है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है क्या है, जयपुर है। इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ है साथियों, ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो जयपुर में है साथियों। और पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे 2015 में शायद पूछा गया था या फिर 11 में पूछा गया था कि ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप सभी साथियों को इनको ध्यान रखना है। और राज्य में राजस्थान में इसको सर्वप्रथम कौन लाए थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है आमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम। इसको कहाँ से लाए थे, लाहौर से लाए थे साथियों। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योग आपको बताए जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है जो ब्लू पोट्री है उसको कौन लाए थे, तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम लाए थे। कहाँ से लाए थे, लाहौर से लाए थे। लेकिन सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, लाए तो राजा मानसिंह प्रथम थे, लेकिन सर्वाधिक जो विकास था राजा राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था, जयपुर के थे ये भी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है साथियों ब्लू पोट्री के, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। प्रसिद्ध कलाकार कौन है साथियों, कृपाल सिंह शेखावत है ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कृपाल सिंह शेखावत। 1974 में इन्हें क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है साथियों। ठीक है, अब ब्लू पोट्री के बाद हम ब्लैक पोट्री की चर्चा कर लेते हैं। ब्लैक पोट्री क्या होती है, जैसे ब्लू पोट्री में नीले रंग के चित्र बनाए जाते थे और ब्लैक पोट्री में काले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। देखिए सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के बर्तन बनाए जाते हैं। ब्लैक पोट्री मतलब काले मृदभांड, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा काले रंग की चित्रकारी की गई है यहाँ पर। देखिए इससे संबंधित है प्रमुख केंद्र कोटा है। अभी हमने पढ़ा था ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है, जबकि ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है, कोटा है। आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर काले रंग के चित्रकारी करना। ठीक है साथियों, अगला चलते हैं महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में। मीनाकारी, आप सभी को दिखाई दे रही होगी मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है साथियों, देखिए मीनाकारी जो कला है साथियों, सोने के जो आभूषण होते हैं उन पर रंग चढ़ाना। ये सोने के आभूषण आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, इन पर जो रंग चढ़ाने की कला है वो क्या होती है, मीनाकारी कहलाती है। इसका भी जो प्रमुख केंद्र है साथियों वो क्या है, जयपुर ही है। मीनाकारी का प्रमुख केंद्र क्या है, जयपुर है। और इसको भी आमेर के राजा कौन लाए थे, आमेर के राजा मानसिंह जो प्रथम थे वो ही इसको लाहौर से लाए थे। ठीक है साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी देख लीजिएगा। सोने के आभूषणों पर देखिए मैंने आपको बता दिया है, सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाना। प्रमुख केंद्र क्या है, जयपुर है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम इसको भी लाहौर से लेकर आए थे। और प्रसिद्ध कलाकार है इसके कुदरत सिंह। आमेर के राजा मानसिंह एक और कला थी, किसको लाए थे, ब्लू पोट्री को लाए थे। किसको लाए थे, ब्लू पोट्री को भी लाए थे। ठीक है साथियों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण कला देखिए हम चर्चा करते हैं बादला। देखिए साथियों इसका भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बादला क्या होते हैं साथियों, आप सभी को ध्यान रखना है।
ये कहाँ के प्रसिद्ध है? बादला। तो साथियों बादला क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो जिंक होती है या जिंक को हम क्या कहते हैं? जस्ता। इसके जो बर्तन होते हैं, इनके जो बर्तन होते हैं उन पर क्या करते हैं? कपड़े या चमड़े की परत को चढ़ाना। किसको? कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाना। आपने देखा होगा गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए जो जिंक या जस्ते के जो बर्तन होते हैं, बोतल वगैरह, उन पे क्या करते हैं? कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये परत चढ़ा रखी है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका जो प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर है। क्या है साथियों? जोधपुर है। आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, जिंक या जस्ते से बने बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है। मैं आपको बता चुका हूँ, बादला कहते हैं इस कला को। और ये प्रमुख केंद्र कहाँ है? जोधपुर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जिंक अर्थात जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब क्या होगा साथियों? जिंक जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो भी जोधपुर की ही प्रसिद्ध है। लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों, आपसे जिंक सिटी पूछ लिया जाए, जिंक सिटी, तो वो क्या है? उदयपुर है साथियों। जिंक सिटी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा उदयपुर। ठीक है साथियों, इन फैक्टों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगली कक्षा की ओर। अगली स्लाइड देखिए साथियों हमारी, काष्ठ कला। ये देखिए लकड़ी की कला। काष्ठ कला का मतलब है लकड़ी की कला। और ये जो लकड़ी की कला है साथियों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? लकड़ी की जो कला है साथियों वो प्रसिद्ध है हमारी बस्ती चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बस्ती चित्तौड़गढ़ की है। प्रमुख केंद्र है चित्तौड़गढ़ में, बस्ती है। ठीक है, वहाँ की प्रसिद्ध है। लकड़ी की जो मूर्ति बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, जैसे गणगौर बनाने हेतु प्रसिद्ध है, कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है। बेवाण, बेवाण क्या होता है साथियों? मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में प्रश्न भी करवाया था एक। आपने अगर हमारे 20 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन करवाए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में शामिल किए गए, आप सभी साथियों ने अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा हमारी प्ले लिस्ट में जाकर, क्योंकि आपके बहुत से फैक्ट पर्यावरण अध्ययन में याद हो जाएंगे अगर उन प्रश्नों को देखते हैं तो। देखिए बेवाण क्या होता है साथियों, आपको मैं बता चुका हूं पहले। लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते हैं, छोटे लकड़ी के मंदिर होते हैं और ये मंदिर छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो गणेश जी को बैठा के लेके जाते हैं, उनको बेवाण कहते हैं। कठपुतली बनाने हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, तो ये है हमारी काष्ठ कला जिसका प्रमुख केंद्र बस्ती चित्तौड़गढ़। आपको ज्यादा इतना ध्यान रखना है कि प्रमुख केंद्र कहाँ है, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो हमारे रीड के लेवल पर इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है तो इतना तो आपको याद रखना है कि इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है। अगली ओर चलते हैं साथियों, गलीचे और दरिया। क्या साथियों? गलीचे और दरिया। साथियों गलीचे जो है इनका जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है जयपुर और टोंक। क्या है? जयपुर और टोंक है। आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रमुख केंद्र जयपुर और टोंक है। विश्व के प्रसिद्ध गलीचे अगर आपसे पूछ ले जाए, विश्व के जो प्रसिद्ध गलीचे हैं वो बीकानेर जेल के कैदी द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बीकानेर जेल के कैदी द्वारा बनाए जाते हैं। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे साथियों गलीचे। दरिया, ये आपको दरिया दिखाई दे रहे होंगे साथियों। दरिया जो प्रसिद्ध केंद्र है, दरिया के प्रसिद्ध केंद्र साथियों दो हैं। देखिए जोधपुर का सलावास और नागौर का टांकला गांव, दोनों प्रसिद्ध हैं। आप सभी को इतना ही ध्यान रखना है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रमकड़ा उद्योग। साथियों रमकड़ा उद्योग क्या होते हैं? रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर है। इसमें क्या करते हैं साथियों, जो घिया पत्थर होते हैं, घिया पत्थर, और एक होता है सॉफ्ट, इसे ही हम कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। घिया पत्थर क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्टोन। और ये प्रश्न जो है आपके 2015 में रिटर्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पत्थर भवन निर्माण की सामग्री में काम में लिया जाता था? तो आपका सही उत्तर था घिया पत्थर, सॉफ्ट स्टोन। इसका जो काम में लिया जाता है साथियों, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? खिलौने बनाने में, जो मूर्तियां बनाने में,
और प्रसाधन जो सामग्री होती है सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उसमें इस घिया पत्थर सॉफ्ट टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो कहाँ का है रमकड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र? गलियाकोट डूंगरपुर में। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं साथियों। देखिए रंगाई छपाई, अब जो है हम महत्वपूर्ण रंगाई छपाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रंगाई छपाई देख लीजिए, ये है अजरक प्रिंट। कौन सी है साथियों? अजरक प्रिंट है। और इस अजरक प्रिंट का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में है साथियों। कहाँ है? बाड़मेर में है। अजरक प्रिंट क्या है साथियों? इसको लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? अजरक प्रिंट में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लाल व नीले रंग का। आपसे पूछा सकता है अजरक प्रिंट में कौन से रंग का काम में लिया जाता है? देखिए लाल और नीले रंग का प्रयोग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें ये जो कला है तुर्की शैली से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? तुर्की शैली से प्रभावित थी। एकमात्र राजस्थान की कला है साथियों, एकमात्र प्रिंट है राजस्थान की, एकमात्र प्रिंट जो तुर्की शैली से प्रभावित थी। आपसे पूछा सकता है तो वो है अजरक प्रिंट। देखिए साथियों, आपको महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। प्रमुख केंद्र का है अजरक प्रिंट का? बाड़मेर है। लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया जाता है? तुर्की शैली से सर्वाधिक प्रभावित है साथियों। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए मलिर प्रिंट। साथियों मलिर प्रिंट क्या होती है? इस मलिर प्रिंट के बारे में जान लीजिए। इसका भी जो मुख्य केंद्र है वो बाड़मेर ही है। क्या है साथियों? बाड़मेर ही है। और इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है काले व कत्थई रंग का। आपको दिखाई दे रहा होगा काला रंग और ये कत्थई रंग, इन दो रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है साथियों। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्य केंद्र बाड़मेर, और बाड़मेर में भी इसकी जो खत्री जाति के लोग, आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में कौन प्रसिद्ध है मलिर प्रिंट के लिए? खत्री जाति के लोग। काले व कत्थई रंग का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है साथियों। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड देखिए सांगानेर प्रिंट। साथियों सांगानेर प्रिंट आपको नाम से ही पता चल गया होगा कहाँ की है, जयपुर की है, क्योंकि सांगानेर कहाँ है? जयपुर में है। उसमें क्या किया जाता है? लाल व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा लाल और काले रंग का जो प्रयोग है इसमें किया जाता है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मुन्ना लाल गोयल है। कौन है साथियों? मुन्ना लाल गोयल। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए मुख्य केंद्र जयपुर, लाल व काले रंग का अधिक प्रयोग और मुन्ना लाल गोयल ने प्रसिद्ध किया है। बगरू प्रिंट। साथियों बगरू प्रिंट, बगरू कहाँ है? जयपुर में है और ये जयपुर की ही है। और इस बगरू प्रिंट में साथियों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। इसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता था वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, और इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो आपको इसको जरूर याद रखना है। कौन सी प्रिंट है जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो बगरू प्रिंट भी किया जाता है साथियों। इसमें जो छपाई की जाती है बेल बूटों की, अर्थात फूल पत्तियों की छपाई की जाती थी। आपको दिखाई दे रहा होगा फूल पत्ती यहाँ पर बने हुए हैं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए साथियों फैक्ट की स्लाइड देख लीजिए। मुख्य केंद्र कहाँ है? बगरू जयपुर है। प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग बेल बूटे फूल पत्तियों की छपाई की जाती है। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कौन सी प्रिंट में किया जाता है? तो बगरू प्रिंट भी किया जाता है साथियों। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। आजम व प्रिंट व जाजम प्रिंट। साथियों दोनों अलग अलग है, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट, लेकिन दोनों के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है वो क्या है? आजम प्रिंट के लिए और इसके लिए जाजम प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ है। कौन है साथियों? चित्तौड़गढ़। और इसमें जो आजम प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वो चित्तौड़गढ़ में अकोला गांव है, अकोला गांव वो प्रसिद्ध है। और इस जाजम प्रिंट के लिए साथियों, जाजम प्रिंट के लिए कौन है? ये भी चित्तौड़गढ़ है। ये क्या करते हैं साथियों? जाजम प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, गाड़िया लोहार की महिलाएं, गाड़िया लोहार की जो महिलाएं हैं वो इसी प्रिंट से बने कपड़े पहनती है। आपसे पूछा जा सकता है गाड़िया लोहार की जो महिलाएं हैं वो कौन से प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो जाजम प्रिंट के कपड़े पहनती है। ये मत सोचना कि उत्पादन करती है, पहनती है साथियों इस तरह के कपड़े। ठीक है, देखिए मुख्य केंद्र चित्तौड़गढ़ है। गाड़िया लोहार की महिलाएं के कपड़े इसी प्रिंट से बनाए जाते हैं। देखिए साथियों अगली प्रिंट है हमारी बंदेज प्रिंट।
आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बंधेज प्रिंट है और इसमें इसका जो प्रमुख केंद्र है वो भी जयपुर ही है। क्या है? जयपुर है। और इसको हम कहते हैं, इसका जो उपनाम है साथियों, अन्य उपनाम से जानते हैं टाई एंड डाई प्रिंट। क्या जानते हैं साथियों? टाई एंड डाई। टाई क्या होती है? टाई का मतलब यहाँ पर बांधो, डाई का मतलब रंगना, बांध कर रंगना, बांध कर इसमें छपाई की जाती है, बंधेज प्रिंट है साथियों। ठीक है, आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे फिर से अगली बेहतरीन कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों, मैं आपके लिए ऐसे ही पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण कक्षाएं लगाने जा रहा हूँ। आप सभी साथी उसमें सहयोग दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।